नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान, शासकीय इंद्रू केवट कन्या महाविद्यालय कांकेर। आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी फोर्थ सेम फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिट 5 पेपर सेकंड के बारे में, हेल्थ केयर ऑफ द कम्युनिटी। आज स्वास्थ्य की देखभाल बहुत ज़रूरी हो गया है, या यूँ कहें कि स्वास्थ्य एक मौलिक मानवाधिकार है और यह हम सब पूरे समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि अपने लोगों का हम ख्याल रखें, जिम्मेदारी संभालें। गुड हेल्थ या वेलबींग का सपना प्रत्येक व्यक्ति का होता है। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। WHO ने 1948 में परिभाषा दी कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट merely एनी absence ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। कि शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सही होना या संतुलित होना ही हमारा स्वास्थ्य है, न कि बीमारी ना होने का। अब देखते हैं कि हेल्थ केयर क्या होता है। कि एक तरह से एक मल्टीट्यूड सर्विस होता है जो कि किसी व्यक्ति या समुदाय को प्रदान किया जाता है। हमारे हेल्थ सर्विस व्यक्ति या प्रोफेशनल्स या एजेंट्स के द्वारा, जिसका उद्देश्य रहता है प्रमोटिंग, मेंटेनिंग, मॉनिटरिंग और हेल्थ का रिस्टोरिंग के बारे में। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है हेल्थ का। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसको चेंज करते हैं या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, जैसे एडिक्वेट फूड, पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न, हाउसिंग, बेसिक सैनिटेशन, हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, पर्यावरणीय जो भी खतरे होते हैं उससे, और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होता है इन जनरल, उसके बारे में रोकथाम करना और पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराना। हेल्थ केयर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, जबकि मेडिकल केयर जो एक लिमिट या नैरो टर्मिनोलॉजी होता है। सर्वप्रथम प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था WHO ने, जो कि अल्माटा USSR में 1978 में इसकी कंपोनेंट्स की रचना की गई थी और ये लगभग 8 कंपोनेंट्स में डिवाइड है। अब हम देखते हैं कि लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर क्या होता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि भारत गाँवों का देश है और लगभग 70% व्यक्ति गाँव में निवास करते हैं। तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि 90% पॉपुलेशन को कवर करता है, उसमें एक प्रमोटिव, प्रिवेंटिव और बेसिक क्यूरेटिव सर्विस होना चाहिए, जो कि हेल्थ के किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा हो या हेल्थ सेंटर में दिया जा रहा हो, चाहे वो PSC हो, चाहे वो सब हेल्थ सेंटर हो, जो कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर के द्वारा हो, विलेज हेल्थ गाइड के द्वारा हो, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स के द्वारा हो, या लोकल दाइस के माध्यम से हो, या आशा या मितानिन जो कि प्रत्येक ग्राम स्तर में रहते हैं उनके द्वारा दिया जा रहा हो, या मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से आपको सुविधा दी जा रही हो। सेकेंड लेवल में हम चलते हैं, उसमें एक जनरल हॉस्पिटल सर्विस आता है और वो 9% पॉपुलेशन को कवर करता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लॉक लेवल पे आते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जिसको इन जनरली हम क्रिटिकल केस में फर्स्ट रेफरल लेवल भी कहा जाता है। उसके और आगे चलते हैं तो टर्सरी केयर लेवल आता है, जो कि स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, जो कि केवल 1% पॉपुलेशन को कवर करता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, रीजनल या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल आते हैं, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हॉस्पिटल्स आते हैं। अब हम देखते हैं कि WHO ने, जो कि अल्माटा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में जो कंपोनेंट्स तय किए, वो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स आता है कि शिक्षा, हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में और उसको प्रिवेंट या कंट्रोल कैसे करें उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन होना। दूसरा, फूड सप्लाई या प्रॉपर न्यूट्रिशन पर्याप्त होना, उसका प्रमोशन करना, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी और बेसिक सैनिटेशन का होना,
मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में खास करके और फैमिली प्लानिंग के बारे में ध्यान रखना, टीकाकरण इम्यूनाइजेशन मेजर इन्फेक्शस डिजीज़ के बारे में खास करके छोटे बच्चों में, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज़, जो लोकल एंडेमिक डिजीज़ होता है उसका प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, कॉमन डिजीज़ होता है या इंजरी होती है उसका पर्याप्त ट्रीटमेंट करना, और एसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई करना, प्रोविज़न करना। ये 8 कंपोनेंट्स हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर्स के। अब हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर्स की। हमने अभी देखा कि स्वास्थ्य एक मौलिक मानवाधिकार है, सोशल जस्टिस का मैटर है। अब इसमें हम देखते हैं कि 4 कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या प्रोफाइलैक्सिस, रोग की रोकथाम के लिए किए गए उपाय होते हैं। रोग और विकलांगता अफेक्ट होता है, पर्यावरण कारक, आनुवंशिक कारक, रोग कारक जीवन शैली विकल्पों से प्रभावित होते हैं, और यह एक गतिशील प्रक्रिया है जो बीमारी के शुरू होने से पहले ही या एहसास होने से पहले ही स्टार्ट की जाती है। दूसरा हम देखते हैं क्यूरेटिव केयर, जो कि प्रिवेंटिव केयर से अलग होता है। इसका उद्देश्य दवा के माध्यम से बीमारियों की उपस्थिति को रोकना और वैक्सीनेशन या टीका, व्यायाम, उचित खानपान और अन्य लाइफस्टाइल इश्यूज इत्यादि से बीमारी को ठीक करना होता है एवं उसकी गंभीरता को कम करना होता है। तीसरा नंबर पर चलते हैं प्रमोटिव केयर। इसका उद्देश्य व्यक्तियों और समुदाय को स्वस्थ व्यवहार चुनने के लिए संलग्न करना होता है। बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं या अन्य मॉर्बिडिटीज़ के रिस्क को कम करना होता है तथा लोगों को उनके स्वास्थ्य सुधारने, खुद के स्वास्थ्य पर कंट्रोल रखने में सक्षम बनाने का काम करते हैं। ये हमारा प्रमोटिव केयर होता है। अब हम देखते हैं कि रिहेबिलिटेटिव केयर क्या होता है या पुनर्वास। किसी भी इलनेस या इंजरी के बाद व्यक्ति को पुनः उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, कौशल और आत्मनिर्भरता लाने में मदद करना ही रिहेबिलिटेशन कहलाता है। लास्ट थिंग, पैलिएटिव केयर क्या होता है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति एवं उसके परिवारों के लिए विशेष देखभाल करना एवं उनके परिवार को या व्यक्ति को संगठित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना ही पैलिएटिव केयर कहलाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक जगह समान मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय के लिए, चाहे वह खर्च कर सकता है या नहीं, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण परिवेश में रहता हो, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, हर किसी को स्वास्थ्य की सुविधा सुलभ होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि इस लक्ष्य को 2000 में प्राप्त करना था, लेकिन अभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। जहाँ एक और हम देखते हैं कि 3/4 बजट राशि शहरों में ही खर्च कर दी जाती है स्वास्थ्य सुविधा के मामले में, जबकि हम देखते हैं कि 3/4 लोग ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं। तो अभी भी प्रिंसिपल्स के मामले में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अभी भी हमारे समाज में इनजस्टिस है। द्वितीय क्रम पे हम चलते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि प्राइमरी हेल्थ केयर को बेहतर ढंग से लागू करने एवं आम जन तक पहुंचाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे वह हेल्थ प्लानिंग की बात हो, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ सर्विसेज की बात हो, या लोकल रिसोर्सेज जैसे कि मैन पावर है, मनी है, या मटेरियल की यूज़ की बात हो। इंडिया में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के जरिए अभूतपूर्व सफलता मिली। चाहे हम विलेज हेल्थ गाइड के रूप में ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स या लोकल दाइस की बात करें, या गांव में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए आशा या छत्तीसगढ़ में मितानिन की बात करें, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ रूरल मेडिकल असिस्टेंट, ग्रामीण चिकित्सा सहायक, जिनकी वजह से IMR और MMR में अभूतपूर्व कमी आई, उनकी बात करें, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ के परिवेश में नया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। या चाइना में बेयर फुट डॉक्टर्स की बात करें, जो कि एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का पार्ट है। अगला क्रम पे हम चलते हैं इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर को अन्य संबंधित सेक्टर के साथ मिलकर बेहतर किया जा सकता है, जैसे कृषि,
पशुपालन, फूड इंडस्ट्री, हाउसिंग, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स, कम्युनिकेशन इन अदर सेक्टर्स को जोड़ के बेहतर किया जा सकता है। चौथा नंबर हम देखते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए वैज्ञानिक तरीके से लोकल नीड्स, इक्विपमेंट्स, प्रोसीजर्स, टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ORS फ्लूइड, स्टेंट पाइप इत्यादि लोकल रिसोर्सेज के माध्यम से हम इजीली अवेलेबल और कम खर्च में बेहतर सुविधा प्रदान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग क्या होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वस्थ रहना, वेलबींग होना सोशल जस्टिस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इस पे दो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग ये दोनों ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जबकि क्वालिटी ऑफ लाइफ एक सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स है। पहला हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। ये एक प्रकार का यूजुअल स्केल होता है जो हमारे द्वारा खर्च किए गए या सामान यूज़ किए गए, कंज्यूम किए गए या सर्विस या सेवा का हमने जो एंजॉय किया, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फूड, ड्रेस, हाउस, एम्यूज़मेंट या कंफर्टनेस होता है जो हमारे आधुनिक जीवन का शैली है। दूसरा हम देखते हैं कि लेवल ऑफ लिविंग, ये 9 कंपोनेंट्स में हम इसको शो कर सकते हैं, जैसे हेल्थ, फूड कंजप्शन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, वर्किंग कंडीशंस, हाउसिंग्स, सोशल सिक्योरिटी, क्लॉथिंग, रिक्रिएशन या मनोरंजन के साधन और लेज़र, और इसमें खास चीज़ और है कि हमारा ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में जो आता है लेवल ऑफ लिविंग में, वो है हमारा हेल्थ, कि हमारा स्वास्थ्य कैसा है। अगला नंबर देखते हैं हम क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये परसिव्ड किया जाता है ईच इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, जिसको हम देखते हैं कि हैप्पीनेस हो, खुशहाली हो, संतुष्टि हो एंड ग्रेटिफिकेशन एक्सपीरियंस किया जाता हो लाइफ कंसर्न में। व्यक्ति के जीवन के हर मोड़ पे वो चीज़ों का एहसास होना। अब ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स या PQLI, जिसमें 3 इंडिकेटर्स आते हैं। सबसे पहले है इन्फेंट मोर्टेलिटी, सेकंड थिंग है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, और तीसरा नंबर आता है शिक्षा या लिटरेसी, जो कि मेजर शो करता है कि हमारे सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हमारे देश की क्या हैं। अगर ये इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो या बहुत ज़्यादा अच्छा हो, वो शो करता है मानव विकास सूचकांक को या फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को। अंत में एक और पैरामीटर्स को हम देखते हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक है। इसमें भी 3 डायमेंशंस होते हैं जो शो करता है कि कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे है और कौन सा देश पीछे है। इसमें सबसे पहला आता है लॉन्गेविटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। दूसरा आता है नॉलेज, कि प्रौढ़ शिक्षा रेट क्या है, और दूसरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, और तीसरा शो करता है कि हमारा आय क्या है, इनकम क्या है। तो लॉन्गेविटी, नॉलेज और इनकम, ये तीनों तय करते हैं कि मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सा देश का ज़्यादा है। उस हिसाब से हम स्वास्थ्य का पैमाना तय करते हैं। अंत में हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या क्या हो सकते हैं। निर्धारक तत्व क्या रहते हैं। हेरिडिटरी, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि हमें आनुवंशिक रूप से हमको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम वेलबींग नहीं हो पाते। दूसरा इन्वायरमेंट कंडीशंस, कई कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें कोल्ड क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट या सर्टेन और इन्वायरमेंटल्स फैक्टर्स जिम्मेदार रहते हैं जो हमारा स्वास्थ्य के लिए निर्धारक तत्व होते हैं। लाइफ स्टाइल, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ स्टाइल, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का पाया जाना आजकल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है।
नेक्स्ट थिंग है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक कंडीशन क्या है ये भी एक अफेक्ट करता है। हेल्थ सर्विसेज, जहाँ हम रहते हैं वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो कितनी मिल रही है, ये सुविधा भी डिपेंड करता है। साथ ही अन्य फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमारा हेल्थ का निर्धारण तत्व है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में हेल्थ केयर डिलीवरी का सिस्टम क्या है। पूरे भारत को हम अलग अलग जोन में बांट सकते हैं, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। पहला नॉर्दर्न जोन, दूसरा वेस्टर्न जोन, तीसरा साउथर्न जोन, चौथा सेंट्रल जोन, पांचवा ईस्टर्न जोन एंड छठवा नॉर्थ ईस्टर्न जोन। और हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न की बात करें तो फिर भारत देश में आज की तारीख पे लगभग 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 718 जिला है, 6311 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक है, 2,40,561 ग्राम पंचायत है और 6,38,588 विलेज है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है, जहाँ हम स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो भारत के सेंट्रल लेवल से लेके पूरी गांव तक कैसे पहुंचता है और उसका पैरामीटर्स स्ट्रक्चर कैसा कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल पे जो हेल्थ सिस्टम है, इसके 3 पार्ट होते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकंड होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, थर्ड होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। जब हम डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो इसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ हेल्थ प्लानिंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस और थर्ड होता है कि सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। बात करते हैं हम स्टेट लेवल पे हेल्थ सिस्टम की, तो 2 पार्ट मेनली इसमें रिस्पॉन्सिबल रहता है। सबसे पहला पार्ट है स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सेकंड पार्ट है स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट में कई कंपोनेंट्स में डिवाइड रहते हैं। डिपार्टमेंटल, जिसमें हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग ब्यूरो, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, ब्लाइंडनेस, इम्यूनाइजेशन, मेडिकल केयर आदि। अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे स्वास्थ्य सुविधा का चीफ होते हैं कलेक्टर, जिलाधीश महोदय, और वो 2 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ये स्ट्रक्चर डिवाइड रहता है। एक होता है असिस्टेंट कलेक्टर और उन्हीं के समकक्ष में रहते हैं चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर, जो कि स्वास्थ्य विभाग का जिला का प्रमुख होते हैं। इसके बाद ये अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किए रहते हैं। CMHO, जिसमें सबसे पहला आता है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, तीसरा डिस्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग ऑफिसर, नेक्स्ट थिंग मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और स्कूल हेल्थ डिपार्टमेंट आदि। अब हम ब्लॉक लेवल की बात करें हेल्थ सिस्टम की, तो प्रत्येक ब्लॉक में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल्स होते हैं, जिसके हेड रहते हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर या BMO। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स कवर्स करता है लगभग 100 विलेज को और लगभग 80,000 से 1,20,000 व्यक्तियों को ये चिकित्सा सुविधा या स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है। साथ ही 30 बेडेड हॉस्पिटल होते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट में और एटलीस्ट 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए। ब्लॉक में ही PSC की बात करें तो ब्लॉक छोटे छोटे पॉपुलेशन को कवर करने के लिए डिवाइड रहता है, जिसमें PSC बनता है, जिसके हेड होते हैं MO। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो RMA। नेक्स्ट थिंग है सब हेल्थ सेंटर्स पे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर या ANM इसके इंचार्ज रहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे हेल्थ केयर की सुविधा, जिसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ फॉर ऑल 2000 के अनुसार प्रत्येक PSC या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कवर करता है 30,000 पॉपुलेशन को। अगर रूरल, ट्राइबल या बैकवर्ड एरिया की बात करें तो लगभग 20,000 पॉपुलेशन। इंचार्ज होते हैं MO मेडिकल ऑफिसर, और छत्तीसगढ़ की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर
या RMA रूरल मेडिकल असिस्टेंट। कितनी सारी सुविधाएं अब इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा दी जाती हैं। जो बेसिक सुविधा है उसको हम देखते हैं। सबसे पहला होता है कि मेडिकल केयर, चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। दूसरा होता है कि मदर और चाइल्ड केयर, माँ और बच्चे की देखभाल, साथ ही फैमिली प्लानिंग। तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन की फैसिलिटी, साफ पानी होना और बेसिक सैनिटेशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए। साथ ही लोकल जो एंडेमिक बीमारी होता है उसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल किया जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा, जो सुविधा दी जाती है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन किया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है और यह रेफरल सर्विसेज का काम करता है। क्रिटिकल इल पेशेंट है तो रिफ़र किया जाता है। साथ ही हेल्थ गाइड का यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, या ANM MPWs जो कि PSC के अंडर में काम करते हैं उनका ट्रेनिंग दिया जाता है, और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट किया जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा। अब हम देखते हैं कि हेल्थ केयर PSC और सब हेल्थ सेंटर लेवल पे आज के डेट पे एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसको हम बोलते हैं आयुष्मान भारत या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के नाम से भी जाना जाता है। यह एक फ्लैगशिप स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत, और इसका उद्देश्य है कि एक प्रकार का कंप्लीट पैकेज प्रदान करना या डिलीवर करना कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर का। साथ ही प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेशन के साथ साथ पैलिएटिव केयर भी प्रदान करता है। इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 से, और इसमें स्मार्ट कार्ड के पैटर्न पर ही प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है, जो कि इन पेशेंट या IPD या भर्ती होने की कंडीशन में मिलता है। और ऐसा माना जा रहा है कि एक गेम चेंजर इनिशिएटिव है जो कि गरीब व्यक्तियों की सेवा के लिए किया गया है आयुष्मान भारत। इसमें कौन कौन से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्विस डिलीवरी को एक्सटेंडेड किया गया है। जो सुविधा PSC पे मिलता था उसको कुछ बढ़ाया गया है। साथ ही टेली हेल्थ या रेफरल सर्विसेज की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही विभिन्न प्रकार के मल्टी स्किलिंग या मल्टी सेक्टोरियल ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है। मेडिसिन या डायग्नोस्टिक केयर्स को यहाँ पे बढ़ाया गया है जो कि नॉर्मल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में था। साथ ही कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का पार्ट है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से हम सब हेल्थ सेंटर की ओर मूव कर रहे हैं आयुष्मान भारत के रूप में, तो हेल्थ प्रमोशन भी हम छोटे छोटे गाँव में भी पहुँच जा रही है। IT सिस्टम को रिवर्स किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, हॉस्पिटल कहीं पर बना नहीं है तो उसको बनाया जा रहा है। साथ ही इक्विपमेंट्स और विभिन्न प्रकार का मेडिसिन, लैब टेक्नोलॉजी की सुविधा वहाँ पे दी जा रही है। साथ ही पार्टनरशिप फॉर नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, ज्ञान और कौशल, लोकल अवेलेबिलिटी जहाँ भी मिल रहा है उसका यूज़ किया जा रहा है। साथ ही फाइनेंसिंग या प्रोवाइडर फॉर पेमेंट रिफॉर्म्स, उसके लिए अलग से इंसेंटिव प्रदान किया जा रहा है जो वहाँ पर की हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको। अब हम देखते हैं कि सब सेंटर या सब हेल्थ सेंटर लेवल पे क्या क्या सुविधा दी जाती है। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ फॉर ऑल 2000 के अनुसार सब सेंटर्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पेरीफेरी में रहता है, जो कि कवर्स करता है 5000 पॉपुलेशन को। अगर हम रूरल, ट्राइबल या बैकवर्ड एरिया की बात करें तो ये कवर करते हैं 3000 पॉपुलेशन को। इसमें जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मेल और फीमेल रहते हैं वो पोस्टेड रहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में इनको रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजर या RHO बोला जाता है। ये मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। संस्थागत प्रसव, छोटी मोटी बीमारी का केयर करते हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग या सर्वे में शामिल होते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं, टीकाकरण करते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस इंसर्शन का काम करते हैं। साथ ही सिंपल लैब इन्वेस्टिगेशंस और हेल्थ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अगर हम विलेज की बात करें, गांव की बात करें, तो सर्वप्रथम विलेज हेल्थ गाइड के रूप में 2 अक्टूबर 1977 को एक नया स्कीम लॉन्च किया गया था, जो कि रूरल हेल्थ स्कीम के तहत लाया गया था। इसका मकसद था कि समुदाय में ही एक वॉलंटियर का चूज़ किया जाए, जो प्रेफरेबली वुमेन हो और जो काम करे कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम के बीच। और ये जो सर्विस प्रोवाइड इनके द्वारा जो किया जाता है वो है सिंपल मेडिकल एलिमेंट्स, फर्स्ट एड, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसमें फैमिली वेलफेयर भी है, साथ ही हेल्थ एजुकेशन और सैनिटेशन के बारे में। दूसरा क्रम पे आते हैं लोकल दाई। अंडर द रूरल हेल्थ स्कीम, ट्रेन बर्थ अटेंडेंस या लोकल दाई जिनका नॉलेज और स्किल्स को बढ़ा के उनको एमसीएच केयर में मदद करना इनका मुख्य उद्देश्य था, जिससे कि एमएमआर और आईएमआर घट सके। तीसरा नंबर है, हम देखते हैं, वो है आंगनबाड़ी वर्कर। आईसीडीएस स्कीम के तहत प्रति 1000 पॉपुलेशन में रहते हैं, जिनके द्वारा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, टीकाकरण, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, पोषण, हेल्थ एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज प्रदान किया जाता है। इसके बेनिफिशरीज होते हैं 6 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़, नर्सिंग मदर्स और वुमेन या महिला जिसकी उम्र 15 से 45 साल हो। नेक्स्ट क्रम पे हम देखते हैं आशा, जिसको ट्रेंड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं या एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट भी बोला जाता है। आशा एक इंटरफेस है बिटवीन कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बीच, जिनको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2005 में लागू किया गया था। और इस आशा जिसको हम छत्तीसगढ़ में मितानिन भी बोलते हैं, तो इनका मेन उद्देश्य था हमारी सामाजिक परिवेश में स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस लाना, सोशल डिटरमिनेंट्स के बारे में निर्धारण करना, मोबिलाइज द कम्युनिटी टुवर्ड्स लोकल हेल्थ प्लानिंग, घर के प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा को प्रदान करना, साथ ही यूटिलाइजेशन उसके उपयोग को बढ़ाना और अकाउंटेबिलिटी लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम मितानिन की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में मितानिन का मतलब होता है मित्र, स्पेशली अ फीमेल फ्रेंड, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में 2002 में लागू किया गया था। और इसी के पैटर्न्स पे पूरे भारत देश में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2005 में आशा नाम से लागू किया गया। तो ऐसा कहा जाता है मितानिन के बारे में कि एक स्लोगन है कि सुख में सबिया, दुख में मितानिन। और हमारे छत्तीसगढ़ की परिवेश में इनका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के मामले में और आईएमआर और एमएमआर को रिड्यूस करने के मामले में। अब हम देखते हैं कि एमएससी स्टूडेंट्स को प्राइमरी हेल्थ केयर या पब्लिक न्यूट्रिशन पढ़ने के बाद अगर एक पब्लिक न्यूट्रिशनिस्ट की भूमिका निभानी पड़ती है तो क्या क्या भूमिका हमारे देश, हमारे समाज और हमारे गांव के परिवेश में उनको करना पड़ेगा। अगर हम हॉस्पिटल बेस्ड की बात करें तो उनकी वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फूड सर्विस मैनेजमेंट के लिए, न्यूट्रिशनल केयर के लिए, खास करके हॉस्पिटल में जो भर्ती मरीज़ होते हैं उनके डाइट का प्लानिंग करना, उनको स्वास्थ्य शिक्षा देना या विभिन्न प्रकार के बीमारियों की कंडीशन में उनको उचित स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना। नेशनल लेवल सेटअप की बात करें तो न्यूट्रिशन एडवाइज़र के रूप में या रिसर्च ऑफिसर के रूप में उनकी भूमिका हो सकती है। अगर हम पब्लिक लेवल की बात करें तो विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन प्रदान करना, साथ ही वॉलंटरी या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो पॉलिसी मेकिंग या प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आई होप आप लोगों को अच्छी या महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।